सोशल और जनरल पॉपुलेशंस की कैसे मदद कर पाए। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन मतलब कि आपके सराउंडिंग में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट नोन अबाउट दिस टर्म्स, तो उनकी हाउ टू हेल्प, उनको कैसे हेल्प करें। लाइक अगर किसी डॉक्टर ने आपको आरएक्स दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप उसमें जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्म को आप पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाओगे। लाइक उसका सोशल फार्मेसी का है कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बहुत लंबा, जो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी डज नॉट गिविंग इन्वॉल्व एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं होती है। इसमें आप क्या होती है, आपकी एक लायबिलिटी होती है, आपकी एक लायबिलिटी होती है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सोसाइटी के साथ में कि आप अपनी पढ़ाई का सोसाइटी के लिए कैसे हेल्प करोगे। यानी कि सोसाइटी की आप कैसे हेल्प करोगे। लाइक आप प्रैक्टिस, जैसे कि फार्मेसी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो एक डेफिनेशन रहती है कि ए साइंस दैट एड्रेस, ए साइंस दैट address a science that address the social aspects of pharmacy, social aspects of pharmacy protection is social pharmacy। ये आपकी जनरल डेफिनेशन होगी कि सोशल फार्मेसी क्या होती है। तो ये डील्स क्या करती है, मेडिसिन के साथ में फ्रॉम सोशल साइंटिफिक एंड ह्यूमन, लोगों के लिए कैसे क्या बेनिफिट्स आप कर सकते हैं। तो फार्मेसी का फंडामेंटल नॉलेज क्या रहता है कि हिस्टोरिकली अपन नॉर्मल बात करें, तो हिस्टोरिकली नॉर्मल बात करें तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो फार्मासिस्ट प्रोफेशनल स्किल्स होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो ड्रग्स के बारे में जाने, ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में जाने, उनको फिर पेशेंट्स को पता है। ठीक है, तो ये मेनली रोल होता है। अब अपन बात करेंगे कि फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है। तो पब्लिक हेल्थ में अपन को पता है कि भाई रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल रहेगा। तो अपन नॉर्मल सी बात करें तो फार्मासिस्ट क्या है कि की कंस्टिट्यूएंट्स रहता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर किसी आपने डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो वो क्या करेगा, रिव्यू ऑफ मेडिसिन, वो दवा को एक बार पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद में क्या है कि वो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस वो उस दवा को पढ़ेगा। उसके बाद में फिर क्या करेगा, उसकी क्या इफेक्ट्स हैं, पेशेंट्स को क्या बीमारी है, पेशेंट्स के साथ में वो कैसे क्या डील करेगा। तो फर्स्ट वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में वो डिसाइड करेगा। तो सेकंड में जो आएगा आपका जो ना रिव्यू ऑफ मेडिसिन, रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आपने जो फिजिशियंस को दिखाया है उस फिजिशियंस का किस पर्सपेक्टिव से क्या क्या दवा लिखी है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, ग्रीक टर्मिनोलॉजी की है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ पेशेंट्स को ओडी लिखा रहता है, कुछ को बीडी लिखा रहता है, किसी को 1 HS लगता है, 1 PS लिखा होता है। तो ये चीज क्या पेशेंट जानता है क्या, ये चीज पेशेंट नहीं जानता है, वो बिल्कुल अनजान रहता है। तो इस चीज को कौन समझेगा, इस चीज को फार्मासिस्ट समझेगा, और फार्मासिस्ट ही पेशेंट्स को बताएगा कि आपने जो आपके डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है वो दवा आपको कब लेनी है और कब वो दवा आपके लिए ज्यादा एक्ट करेगी, कब। तो इसलिए क्या है कि ये कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में लेती है, कितनी बार आपको दवा लेनी रहती है, कितनी बार दवा लेनी रहती है, और वो कब कब लेनी रहेगी। तो ये चीज आपका फार्मासिस्ट ही इन टर्म्स को समझ सकता है। एक इलिटरेट पेशेंट वो मेडिसिन के साथ में मतलब पढ़ा लिखा होगा, लेकिन मेडिसिन के साथ में वो अनपढ़ होगा, इलिटरेट ही होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। तो आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे, आपको अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे, यू हैव टू नो एंड यू विल बी ट्रेन योर पेशेंट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, आप उसके बाद में डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, उसके बाद में आप क्या करोगे, अपनी मेडिसिन को डिस्पेंस करोगे। पेशेंट को समझाने के बाद में, एजुकेट करने के बाद में आप पेशेंट्स को डिस्पेंस करोगे कि आप है ना ये दवा जब लेनी है, इस दवा का ये साइड इफेक्ट हो सकता है, इस दवा को इस दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, प्लेन लेना है, कहाँ रख के लेना है, ये सारी चीजें वी हैव टू ट्रेन द पेशेंट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है,
आपको पेशेंट काउंसलिंग करना जरूरी रहेगा, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग के बिहाफ पे ही अपन किसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पेशेंट शुड बी एबल टू गेट एडवाइस फ्रॉम द फार्मासिस्ट ऑन द मेडिकेशन एंड ड्रग्स दे टेक। इट आल्सो फार्मासिस्ट रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट द ड्रग्स कंडीशंस, लाइक आप ड्रग्स को कहाँ स्टोर करोगे, आपको ड्रग को कहाँ रखनी होगी। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर रिस्पांसिबल ऑफ द फार्मासिस्ट। उसके बाद में उसका क्या रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी। आप है ना, आप ड्रग को कहाँ स्टोर करोगे, आप ड्रग्स को कहाँ रखोगे, तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की रहेगी कि प्रॉपर वे में रहनी चाहिए। आप एबीसी एनालिसिस फॉलो कर रहे हो या दूसरा कोई एनालिसिस फॉलो कर रहे हो या दूसरा कोई मेथड्स फॉलो कर रहे हो, तो ये ऑल ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ही इस चीज को डिसाइड करेगा कि आपकी मेडिसिन कहाँ स्टोर होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की रहेगी। तो ये कुछ कुछ बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लाइक आपके ना पेशेंट्स को कौन सी कंडीशन में आप ना ड्रग डिलीवरी होगी, लाइक आप है ना उसको आइस बॉक्स में दोगे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दे रहे हो। कुछ स्पेशल मेडिसिन होती है जो कि कीमोथेरापेटिक्स मेडिसिन हो गए, तो आप उनको ऐसे नॉर्मल नहीं दे सकते, उनको पैकिंग में देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या कोई मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स है क्या, अगर आपने पानी के पास में रख दिया तो क्या वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि आप है ना पेशेंट को ट्रेन करोगे, आपकी ड्रग्स लेने के बाद में कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है तो आप तुरंत सडनली रिपोर्ट करोगे, या तो कंज्यूमर केयर नंबर पे रिपोर्ट करोगे या फिर आप क्या करोगे कि आप ना या मुझे फार्मेसी पे आकर के आप रिपोर्ट करोगे। तो ये सारे इंसिडेंट्स इसी के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जैसे कि आजकल ड्रग्स रिपोर्ट करने के लिए 1800 130 3024 ये नंबर आजकल इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने नंबर दे रखे हैं, फार्माकोविजिलेंस सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां से आप है ना कोई भी आपको ड्रग्स की रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर भी रिपोर्ट कर सकता है, या फिर कोई आपका एचसीपी हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई भी होगा ना तो वो भी रिपोर्ट्स कर सकता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस क्या है कि वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस फार्मेसी प्रोफेशनल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और इनके बिहाफ पे ही वो क्या करते हैं कि पेशेंट्स केयर करना शुरू करते हैं। उसके बाद में हमारे क्या आते हैं कि तो वो क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely absence of disease informative it in constituent state that is capable of leading to fruitful social and economical life has now been included। तो सोशल ये जो WHO कह रहा है कि भाई है ना हर एक पेशेंट्स को दवा मिलनी चाहिए, हर एक पेशेंट्स को सोशल रिस्पांसिबिलिटी रहेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, दे हैव टू ट्रेंड ऑफ द पेशेंट्स, उनको पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा उनके हेल्थ अवेयरनेस के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर पेशेंट्स ट्रेन नहीं होगा तो ड्रग्स का मिसयूज कर सकता है, उसको एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ड्रग इंटरेक्शन नामक बीमारी हो सकती है, जिससे क्या होगा कि और ज्यादा सोसाइटी में क्या होगा, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नामक बीमारी पैदा हो जाएगी, और उससे पेशेंट्स को और ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। तो वी हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब बात करेंगे अपने कुछ सोशल डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, डायमेंशंस होते हैं। तो डायमेंशंस में क्या हो गया कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं ना, तो उसमें आप है ना क्या करते हैं कि एक हेल्थ का फिजिकल हेल्थ की बात करें, फिजिकल हेल्थ में आप किस तरह से फिट हैं, आपकी हेल्थ के बेसिक बीएमआई कितनी जरूरत रहती है, आपके ओबेसिटी पैरामीटर्स क्या होंगे, आपकी हेल्थ मतलब एनाटॉमिकल जो आपके शरीर के लिए जो बेनिफिट्स रहते हैं ना नॉर्मल स्टेट्स के लिए, तो वी हैव टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो आप क्या, आपको कितना चलना चाहिए, आपको कितना दौड़ना चाहिए, तो ये डायमेंशन ये पैरामीटर्स फिक्स होते हैं, उन्हीं पे अपन काम करते हैं जहाँ पे अपना शरीर एकदम स्वस्थ फील करता है। उसके बाद में आप मेंटल हेल्थ मेंटल पीस के लिए, क्योंकि आजकल के लोगों की मेंटल पीस बिल्कुल ही खत्म हो गई है, उनके पास पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं। मेंटल हेल्थ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, मतलब मेंटल हेल्थ क्या है कि आप खुद को और अपने आसपास के वातावरण के साथ में किस तरह से देखते हैं।
तो यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ भी एकदम स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? सोशल हेल्थ क्या है कि आप अपने समाज में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आपके कल्चरल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके सोशल हेल्थ पे आते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि thus the dynamic link between the population and the occupied and the professional skills they have gained of their needs determine the group health. So these are the very important for this conceptual purpose. नेक्स्ट जो आपका था स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मतलब कि आपका आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब कि आप मेंटली पीस के लिए क्या कर रहे हैं। मेंटली पीस आजकल नेसेसिटी हो गया, क्या है कि आजकल की जो कामकाजी लाइफ है वहां पे आपकी मेंटल पीस ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि स्पिरिचुअल अपन आध्यात्मिक प्राण वायु या प्राण ध्यान, ध्यान योग ये सारी चीजें करते हैं ना, तो इट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और आपको है ना एकदम मेंटली पीस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके डायमेंशंस के बाद में आपसे आते हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं? डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि determinants of health are factors that influence the health status of individual and populations. Determinants can be categorized into broad determinants of the health के जो determinants होते हैं, determinants of health, ठीक है। तो आप उनको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो कौन से इंडिविजुअल होंगे या एनवायरमेंटल होंगे, ठीक है। या तो आप इनके इंडिविजुअल होंगे या फिर होंगे आपके इन्वायरमेंट। इंडिविजुअल या इन्वायरमेंटल है। तो इंडिविजुअल में क्या होंगे कि आप है ना सोशियो इकोनॉमिकल हो सकते हैं आपके, ये आपके होंगे सोशियो मतलब आप वातावरण सराउंडिंग, सोशियो इकोनॉमिकल होंगे आपके, या फिर आपके होंगे पॉलिटिकल वेलबींग्स होंगे, या फिर एबिलिटी ऑफ टू हेल्थ सर्विस। आप है ना हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, आपके सेक्टर में हेल्थ सर्विस किस तरह की प्रोवाइड हो रही है, क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, कि आपको जो बेसिक नीड्स है वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं है। बेसिक नीड्स इन द सेंस कि आपको जो जिस तरह के एनवायरनमेंट में, जैसे कि आप अगर आपके सब सेंटर से पीएचसी सीएचसी से दूर है तो सरकार ने किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी है जो कि बेनिफिट्स कर रही है आपको डायरेक्टली या नहीं कर रही। तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वी हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। सो यहाँ से कोई स्टेप पुट अप नहीं होता है, लेकिन हमारी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि हम लोग ना इसमें एक्टिवेट होकर के और इनरोल करें, जिससे क्या होगा कि पेशेंट्स को भी एक अच्छा फील होगा। उसके बाद में हमारी क्या है कि कुछ इंडिविजुअल में हमारी ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जैसे कि आपको जेनेटिक्स हो गया कि कौन से पेशेंट्स का जीन वेरी करता है। कुछ कुछ लोगों को जैसे कि कार्डियक जीन्स होता है, आपके आदतन होता है ना परिवार के साथ में वंशानुगत होता है, जैसे कि वंशानुगत किसी परिवार को डायबिटीज है तो अगले वाले को डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। कैंसर में इस तरह की नहीं रहता है। तो ये जो आपके जेनेटिक्स फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसके बाद में आपकी जो सेकंड वन जो आएगा वो आपका लाइफ साइकिल, आप जीवन निर्वाह किस तरह से कर रहे हैं। लाइक आपके कोई खान पान का कोई तरीका है कि नहीं है, या फिर आप है ना कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, या फिर कोई किस तरह का आपका एडिक्शन है, कोई कोज है। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। सेकंड वन जो है आपका एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या है कि आपकी जो सराउंडिंग एरिया है ना, इन्वायरमेंट में से सोशियो इकोनॉमिक हो गया, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो किस तरह का माहौल है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने सोसाइटी के सराउंडिंग्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस के बिहाफ पे दे कैन ट्राई टू सर्वाइव, वो वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये वैरायटी ऑफ कल्चर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे क्या होगा कि आपकी बीमारी के बारे में यू हैव टू नो, वहाँ पे आपको कितना खर्च करना है अपने इकोनॉमिक साइकिल्स में। जैसे कि
आपको है ना अपन क्या करते हैं कि आपकी इनकम पे हम लोग सब डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे कितना खर्च करोगे, अपनी हेल्थ पे कितना खर्च करोगे, आप दूसरी चीजों पे कितना खर्च करोगे। तो एवरीथिंग एवरीथिंग दिस डिपेंड ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि पैसा आएगा तो ही तो आप अपनी सरदर्द के साथ में खर्च कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे क्या खर्च करोगे। उसके बाद में क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस पे, जहाँ पे आपकी सरकार ने ओवरऑल दिस फैक्टर्स हैज बीन डिपेंडेंट कि भाई आपके पास में कौन सा हेल्थ केयर सेक्टर से, फंडामेंटल्स बेसिक से। सो ऑल ऑफ दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट इस हमारे सरकार ने या फिर प्रत्येक कंट्री में ये चीजें डिपेंड या वेरिएबल्स रहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इनके बिहाफ पे वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू डू all of these things, so it should be good for us। हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है और लोगों के लिए भी जो भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं उनके सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर पे काम करती हैं। तो all of these things are good for us। उसके बाद हेल्थ इंडिकेटर्स में क्या है कि हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरियस हेल्थ वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स आर एलिमेंट्स नेगेटिवली पॉजिटिवली। जैसे कि आपके कुछ मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होंगे, मतलब कि आपका सर्वाइवल टाइम कितना होगा, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में क्या है कि indicators that help the mortality rate, the community health rates stand looking at the mortality rates, मतलब आपके एज ग्रुप कौन सा है, न्यूबॉर्न्स की कितनी क्या मोर्टेलिटी रेट होगी, मतलब ये सारे क्या है कि अपन इसमें एक हेल्थ इंडिकेटर्स हम लोग नोट करते हैं कि भाई कौन से एज ग्रुप की क्या मतलब एज ग्रुप है, उनकी क्या सर्वाइवल रेट है, नए बच्चे कितने जन्म ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू नो। उसके बाद में क्या है कि नए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें डिसेबिलिटी रेट क्या है, मतलब कि उनमें किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है, मतलब कोई विकलांगता तो उसमें नहीं आ रही है। अगर विकलांगता आ रही है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल है, कौन से डिपार्टमेंट को वी हैव टू नो अबाउट दिस, इस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है, उसके बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं उसको विकलांग होने के। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें इस इंडिकेटर्स में नोट करनी रहती है। उसके बाद में आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, आपकी जो सरकार ने है वो आपको हेल्थ केयर सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रखी है, क्या गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो फिर क्या है कि कॉस्ट इफेक्ट रेशियो पे भी वेरी करता है, क्योंकि डोर टू डोर पॉपुलेशंस का इसमें रेशियो निकाला जाता है। फिर उसके बाद में जैसे कि एक आपकी जो सराउंडिंग एरिया है उस एरिया में अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो कितने बेड का हॉस्पिटल है और उस एरिया में एक बेड के लिए कितने लोग जद्दोजहद करेंगे। यानी कि जैसे कि 100 पेशेंट अगर एक साथ में आ गए तो आपके पास में अगर 10 बेड का हॉस्पिटल है तो क्या एक बेड पे 10 पेशेंट सुला पाओगे आप। तो ये यहाँ पे भी हैव टू नोट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज भी फैक्टर्स हेल्थ इंडिकेटर में। फिर उसके बाद में सैनिटेशन, मतलब कि आप जो आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या साफ सफाई रहती है या फिर दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं लाइक फूड, वाटर, डिस्पोजल ऑफ एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेटर्स परफेक्टली वी हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सोशल बिहेवियर, सोशल फार्मेसी में ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है। उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट जो आपका रहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स। तो वहां पे लोगों की कितने उम्र की तक का सर्वाइवल रेट ठीक आ रहा है, मतलब कि जैसे 60 साल आ रहा है, 70 साल आ रहा है, 80 साल आ रहा है। तो ये चीजें डाटा वी हैव टू पुट अप, हमको ये डाटा मेंटेन करना रहता है, जहां से क्या है कि हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे बेल्ट में इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यहाँ तक लोग सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद में वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ऑल ऑफ दिस पैरामीटर्स वी हैव टू रूल आउट, वी हैव टू मेंटेन, वी हैव टू रिकॉर्ड। सो ये कुछ बेसिक आपके हेल्थ इंडिकेटर्स रहते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वी हैव टू नोट इट। और यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। बाकी है ना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।